आज की इस वीडियो में हम द सोप्रानो सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 फन हाउस की पूरी कहानी को जानेंगे। ये सीजन 2 का आखिरी एपिसोड है और ये इस सीरीज का सबसे यादगार एपिसोड बन जाता है। इस एपिसोड में टोनी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे अपने सबसे करीबी दोस्त के बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। दूसरी तरफ मेडो की ग्रेजुएशन की खुशियां भी चल रही होती है, लेकिन टोनी की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती है कि वो उन खुशियों का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाता। एपिसोड की शुरुआत जेनिस के न्यू जर्सी छोड़ने के बाद होती है। अब लिविया की देखभाल का सवाल एक बार फिर सामने आ जाता है। टोनी अपनी सबसे छोटी बहन बारबरा से इस बारे में बात करता है। बारबरा चाहती है कि लिविया की रहने की व्यवस्था किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन वो खुद अपनी माँ को अपने घर में नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसका अपना परिवार और जिम्मेदारियां हैं। टोनी पहले से इस मामले से पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है। वो लिविया से मिलने पहुंचता है। लिविया हमेशा से खुद को बेबस और गलत समझी गई इंसान साबित करने की कोशिश करती है। वो बार बार कहती है कि उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। टोनी उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसे महसूस होता है कि वो हर बार वही पुरानी बातें दोहराती रहती है। कुछ देर तक दोनों के बीच में बहस चलती रहती है। आखिरकार टोनी का सब्र टूट जाता है। टोनी लिविया के सामने एयरलाइन टिकट्स निकाल कर रख देता है और कहता है कि वो एरिजोना चली जाए और वहां जाकर अपनी बहनों के साथ रहे। वो साफ बता देता है कि वो इस मुद्दे पर और बहस नहीं करना चाहता। लिविया उन टिकट्स को देखती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। टोनी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। जाते जाते उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई देता है कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका है। एपिसोड की शुरुआत ही दिखा देती है कि टोनी और लिविया के रिश्ते में सुधार की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। दोनों के बीच सिर्फ गुस्सा, शिकायत और पुराने जख्म ही बाकी रह गए हैं। इसी दौरान टोनी अपने नए कॉलिंग कार्ड बिजनेस पर काम कर रहा होता है। शाम को वो अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर डिनर करता है। डिनर के दौरान दोनों कॉलिंग कार्ड स्कैम के बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। टोनी का पार्टनर उसे समझाता है कि इस बिजनेस से वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो बताता है कि पहले क्रेडिट पर बड़ी मात्रा में कॉलिंग टाइम खरीदा जाता है, फिर अपनी कंपनी के नाम से प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स बाजार में बेच दिए जाते हैं। जब तक असली कैरियर को पेमेंट ना मिलने का पता चलता है तब तक सारे कार्ड्स बिक चुके होते हैं। कैरियर सर्विस बंद कर देता है, लेकिन पैसा पहले ही स्कैम करने वालों के पास पहुंच चुका होता है। टोनी इस पूरी योजना को ध्यान से सुनता है। उसे ये तरीका काफी फायदेमंद लगता है। वो समझ जाता है कि ये बिजनेस आने वाले समय में अच्छी कमाई कर सकता है। डिनर खत्म होने के बाद टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी रात उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ने वाली है। इंडियन रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो अपनी अगली मीटिंग के लिए बिग पुसी और फीरियो से मिलने जाता है। ये तीनों बैठकर डिनर शुरू करते हैं। बातचीत धीरे धीरे नए कॉलिंग कार्ड बिजनेस की तरफ चली जाती है। फ्यूरियो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तभी बिग पुसी पूरा स्कैम विस्तार से समझाने लगता है। वो एक एक स्टेप इतनी आसानी से बताता है जैसे वो पहले से इसकी पूरी तैयारी करके आया है। टोनी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अचानक उसके मन में अजीब सा शक पैदा होता है। उसे लगता है कि बिग पुसी को इस स्कीम के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है और बिग पुसी स्कैम के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो ये पूरी कहानी कई बार किसी और को भी सुना चुका हो। टोनी कुछ पल के लिए बिग पुसी को ध्यान से देखता है, लेकिन अगले ही पल वो इस शक को अपने मन से निकाल देता है। वो सोचता है कि शायद वो बेवजह ज्यादा सोच रहा है। बातचीत सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रहती है। किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता ये छोटा सा पल बाद में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। डिनर खत्म होने के बाद टोनी घर लौटता है। उसके हाथ में एक नया फर कोट होता है। ये कोट उसे पैट्सी परीसी के जरिए मिला होता है। टोनी मुस्कुराते हुए ये कोट कैरमला को गिफ्ट के तौर पर देता है। कैरमला कोट को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो उसे पहनकर टोनी के सामने आती है। टोनी उसकी तारीफ करता है और इसके बाद टोनी और कैरमला इंटीमेट होते हैं। लंबे समय बाद दोनों के बीच कुछ पल के लिए रिश्तों में गर्माहट आती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं होता। उसी रात सोने के बाद टोनी को अजीब सा सपना आता है। वो खुद को एसबरी पार्क के बर्फ से ढके बोर्डवॉक पर खड़ा देखता है। वहाँ उसे अपने कई परिचित चेहरे दिखाई देते हैं। टोनी वहाँ पर हैश, पॉलवियो, सिल्वियो और क्रिस्टोफर से मिलता है। वो पैट्सी पेरेसी को देखकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी मुड़ता है। टोनी देखता है कि वो पैट्सी नहीं बल्कि फिली पेरेसी है। उसके सिर पर गोली का घाव साफ दिखाई दे रहा होता है। टोनी उसे देखकर थोड़ा असहज होता है। सपने में वो सबको बताता है कि डॉक्टर्स ने उसे कैंसर होने वाली बात कही है। ये सुनकर क्रिस्टोफर कहता है कि शायद डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। वहीं पॉली और सिल्वियो अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं। पूरा सपना किसी सामान्य बातचीत की तरह नहीं बल्कि एक रहस्यमय माहौल में चलता है। टोनी वहाँ बार बार इधर उधर देखता रहता है, लेकिन उसकी नजर लगातार किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही होती है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। टोनी सपने में चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि बिग पुसी वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। वो बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं देता। सपना लगातार और भी अजीब होता जाता है। टोनी खुद को गैसोलीन डालता है और उसके हाथ में माचिस होती है। इसके बाद उसे गिगी दिखाई देता है। गिगी फिली पेरेसी के जूते को साफ करता हुआ नजर आता है। ये पूरा सीन टोनी को उलझन में डाल देता है। अगले ही पल टोनी आग की लपटों में घिर जाता है। वो घबराता है और नींद से जागता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है।
वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका होता है। कैरमला उसे देखकर तुरंत उठ जाती है। वो टोनी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। टोनी कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोलता। उसे लगता है कि वो सपना बहुत वास्तविक था, लेकिन तभी उसे अपने पेट में दर्द महसूस होता है। वो जल्दी बेड से उठकर बाथरूम की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचते ही उसे उल्टियां होती है। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। टोनी गुस्से में कहता है कि ये सब इंडियन रेस्टोरेंट के चिकन की वजह से हुआ है। कैरमला उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी की दर्द और बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। पूरी रात उसकी हालत खराब रहती है। कुछ देर बाद वो दोबारा से सो जाता है। इस बार उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। वो फिर से उसी बोर्डवाक पर पहुंच चुका होता है, लेकिन इस बार मौसम बदल चुका होता है। वहाँ पर धूप निकली होती है। टोनी वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तभी वो एक इमारत की तरफ देखता है। वहाँ जूनियर खिड़की से उसकी तरफ झांकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद टोनी को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है। टोनी उन सवालों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाता। आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात सिल्वियो से होती है। सिल्वियो इस सपने में द गॉडफादर पार्ट 3 के माइकल की तरह कपड़े पहने हुए दिखाई देता है। सिल्वियो माइकल की तरह ही बात कर रहा होता है। टोनी उसकी इस नकल पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद टोनी एक कॉइन डालकर दूरबीन में देखने लगता है। दूर उसे एक सुनसान वेयरहाउस दिखाई देता है। वहाँ पर वो खुद को पॉली के साथ कार्ड्स खेलता हुआ देखता है। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। अचानक दूसरा टोनी गन निकालता है और वो पॉली के सीने में गोली मार देता है। सपना यहाँ भी और रहस्यमय हो जाता है। अगले ही पल टोनी की आंख खुल जाती है। वो अभी भी बुखार और फूड पॉइजनिंग से कमजोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन इस सपने ने उसके मन में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी होती है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग उसे किसी महत्वपूर्ण सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है, हालांकि वो अभी तक उस सच्चाई को पहचान नहीं पाया होता। अगली सुबह टोनी की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं होता। वो अभी भी बुखार, कमजोरी और फूड पॉइजनिंग से परेशान हो चुका होता है। इसी दौरान आर्टिबू को मीडो की ग्रेजुएशन पार्टी के लिए खाने की कुछ चीजों को लेकर द सुप्रानो हाउस पहुंचता है। कैरमला उसे अंदर बुला लेती है। आर्टी को पता चलता है कि टोनी पूरी रात बीमार रहा है। टोनी ऊपर अपने कमरे में आर्टी को बुलाता है। आर्टी उसके कमरे में पहुंचता है। टोनी की हालत को देखकर उसे चिंता होने लगती है, लेकिन टोनी सीधा उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। वो आरोप लगाता है कि आर्टी के होटल में खाए गए खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। आर्टी तुरंत सफाई देता है। वो कहता है कि उसके रेस्टोरेंट का खाना पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर वो टोनी को याद दिलाता है कि उसने पहले इंडियन रेस्टोरेंट में मीट खाया था। आर्टी का मानना है कि उसी इंडियन खाने की वजह से टोनी की ये हालत हुई है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। कैरमला बीच में आकर माहौल को शांत करती है। तभी आर्टी एक सुझाव देता है। उसे याद आता है कि बिग पुसी ने भी उसके साथ होटल में खाना खाया था। अगर उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई तो शायद टोनी की बीमारी की वजह कुछ और होगी। आर्टी वहीं से बिग पुसी को फोन करता है। बिग पुसी फोन उठाता है। आर्टी उसे सवाल पूछता है कि क्या रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी। बिग पुसी बताता है कि उसे हल्का सा डायरिया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। टोनी ये पूरी बातचीत ध्यान से सुन रहा होता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही अजीब सा शक दिखाई देता है। बिग पुसी की आवाज सुनते ही उसके मन में पिछली रात की बातें फिर से घूमने लगती है। हालांकि वो फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। इसके बाद बीमारी की वजह से टोनी फिर से सो जाता है। इस बार उसे एक और सपना दिखाई देता है। सपने में टोनी डॉक्टर मिल्फी की तरफ आकर्षित महसूस करता है। दोनों के बीच में अतरंग बातचीत होती है। इसके बाद सपने में टोनी और डॉक्टर मिल्फी इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ टोनी के बुखार और मानसिक उलझन की वजह से देखा गया सपना होता है। अगले ही पल सपना बदल जाता है और टोनी की नींद खुल जाती है। उसकी हालत अब भी कमजोर होती है। वो लगातार बेचैन महसूस कर रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, आखिर बिग पुसी को लेकर उसे बार बार अजीब सपने क्यों आ रहे हैं। कुछ देर बाद टोनी फिर से एक बार नींद में चला जाता है। इस बार वो फिर से बोर्डवॉक पर पहुंचता है, लेकिन इस बार वहाँ पर उसे फिश मार्केट दिखाई देती है। अलग अलग मछलियां बर्फ पर रखी होती है। तभी उनमें से एक बड़ी मछली टोनी की तरफ देखकर बोलने लगती है। टोनी हैरान रह जाता है। उसकी आवाज बिल्कुल बिग पुसी की तरह होती है। टोनी उस मछली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। यही सपना पूरे एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। टोनी उस बोलती हुई मछली को देखकर हैरान रहता है। मछली बिल्कुल बिग पुसी की आवाज में उससे बात करती है। शुरुआत में टोनी समझ नहीं पाता कि ये सपना उसे क्या बताना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत गंभीर होती जाती है। मछली कहती है कि टोनी काफी समय से सच्चाई जानता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। टोनी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर मछली साफ शब्दों में कहती है, बिग पुसी FBI का इन्फॉर्मेंट बन चुका है। ये सुनकर टोनी का चेहरा बदल जाता है। वो इस बात से इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन मछली उसे याद दिलाती है कि उसके मन में ये शक पहले से मौजूद था। वो बस अपने सबसे पुराने दोस्त पर विश्वास टूटने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। टोनी भारी मन से मान लेता है कि शायद यही सच है। वो कहता है कि अगर ये सच है तो ये उसकी दोस्ती का सबसे दुखद अंत होगा। मछली भी मानो उसी दुख को महसूस करते हुए उससे बात करती रहती है। फिर वो हल्का सा मजाक करती है कि बाकी मछलियां उसके अलावा सब सो रही हैं। ये बात सुनते ही टोनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी फिश टॉल को पलट देता है। उसी झटके से उसकी नींद खुल जाती है। टोनी तेजी से सांस ले रहा होता है। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा होता। उसे यकीन हो जाता है कि उसके सपने सिर्फ बुखार का असर नहीं थे। उसका अवचेतन मन उसे यही सच दिखा रहा था जिसे वो लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा था। टोनी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन वो फैसला कर लेता है कि अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। वो सिल्वियो से संपर्क करता है। टोनी उसे अपनी योजना बताता है।
है। दोनों तय करते हैं कि वो बिग पुसी को शक होने का मौका ही नहीं देंगे। वो उससे कहेंगे कि उन्हें एक नई बोट देखने जाना है। बिग पुसी बिना किसी शक के उनके साथ चल पड़ेगा। टोनी और सिल्वियो बिग पुसी के घर पहुंचते हैं। बिग पुसी दोनों का सामान्य तरीके से स्वागत करता है। टोनी कहता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उसे बाथरूम का इस्तेमाल करना होगा। बिग पुसी उसे ऊपर जाने को कहता है। टोनी सीधा उसके बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन बाथरूम से निकलने के बजाय वो चुपचाप बिग पुसी के बेडरूम में पहुंच जाता है और वो कमरे को ध्यान से देखने लगता है। उसे किसी खास चीज की तलाश होती है। कुछ ही देर में उसकी नजर बिग पुसी के सिगार बॉक्स पर पड़ती है। टोनी उसे खोलकर देखता है और उसे एहसास होता है कि इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है। उसी कंपार्टमेंट में उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिल जाता है। टोनी कुछ पल तक उसे हाथ में लेकर उसे देखता रहता है और अब उसका सारा शक यकीन में बदल चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि बिग पुसी सचमुच FBI के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था। टोनी बिना कोई आवाज किए रिकॉर्डिंग डिवाइस वापस रख देता है। फिर वो सामान्य व्यवहार करते हुए नीचे लौट जाता है। बिग पुसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा राज अब टोनी के सामने आ चुका है। टोनी पूरे समय अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। जिस दोस्त पर उसने सालों तक भरोसा किया था, उसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। इसके बावजूद टोनी जानता था कि अब बॉस होने के नाते उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ेगा। इसके बाद टोनी, सिल्वियो और बिग पुसी बोट देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं ताकि बिग पुसी को इस बारे में कुछ भी शक न हो। बोट के पास पहुंचकर उनकी मुलाकात पॉली से होती है। इसके बाद चारों उस नई बोट पर सवार हो जाते हैं। बोट धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन टोनी, सिल्वियो और पॉली जानते हैं कि इस सफर का अंत क्या होने वाला है। कुछ देर बाद टोनी बिग पुसी को बोट के नीचे कैबिन में जाने को कहता है। बिग पुसी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ नीचे चला जाता है। कैबिन में पहुंचकर बिग पुसी म्यूजिक चला देता है। उसे अब भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तभी टोनी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो सीधा बिग पुसी से पूछता है कि FBI ने उसे इन्फॉर्मेंट कब बनाया था। ये सवाल सुनते ही बिग पुसी समझ जाता है कि अब उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है। इसके बाद वो स्वीकार कर लेता है कि FBI ने उसे ड्रग केस में पकड़ लिया था। वो बताता है कि जेल से बचने के लिए उसके पास इन्फॉर्मेंट बनने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। टोनी उससे पूछता है कि उसने FBI को कितनी जानकारी दी है। बिग पुसी खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने ज्यादातर बेकार ही जानकारियां दी थी। वो दावा करता है कि उसने कभी जानबूझकर टोनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वो ये भी कहता है कि वो दोनों की तरफ खेलकर अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, लेकिन टोनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे रिकॉर्डिंग डिवाइस और पिछली कई महीने की घटनाएं याद आने लगती है। अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ पल के लिए कैबिन में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। बिग पुसी कहता है कि कम से कम उसे आखिरी बार ड्रिंक करने दिया जाए। टोनी उसकी ये बात मान लेता है। चारों कुछ देर तक बैठकर ड्रिंक करते हैं। माहौल बेहद भारी हो जाता है। किसी के पास कहने के लिए ज्यादा शब्द नहीं होते। बिग पुसी बार बार अपनी पुरानी यादों को याद करता है। वो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी दोस्ती का अंत इस तरह से होगा। टोनी के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो अंदर से टूट चुका है, लेकिन बॉस होने के नाते वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। आखिरकार टोनी, सिल्वियो और पॉली अपनी गन्स निकाल लेते हैं। बिग पुसी समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। वो उनसे आखिरी गुजारिश करता है। वो कहता है कि उसके चेहरे पर गोली ना मारे। वो चाहता है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसका चेहरा पहचान सके। इसके बाद वो घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टोनी, सिल्वियो और पॉली उस पर गोलियां चला देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में बिग पुसी की मौत हो जाती है। कैबिन में एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। टोनी अपने पुराने दोस्त की लाश कुछ देर तक देखता रहता है। उसके चेहरे पर जीत नहीं बल्कि गहरा दुख दिखाई देता है। इसके बाद वो बिग पुसी की बॉडी को चेन से बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में डूब जाए। चारों में से अब 3 ही लोग बोट पर बचे होते हैं। एपिसोड का ये सीन पूरी सीरीज का सबसे भावुक और यादगार मोमेंट बन जाता है। टोनी ने ऑर्गेनाइजेशन को बचा लिया था, लेकिन इसके बदले उसने अपने सबसे पुराने और सबसे करीबी दोस्तों में से एक को हमेशा के लिए खो दिया था। बोट से वापस लौटने के बाद टोनी चुपचाप अपने घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी कैरमेला के पास एक फोन आता है। दूसरी तरफ लिविया होती है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया है। एयरलाइन टिकट्स की जांच होने के बाद पता चलता है कि टिकट्स चोरी के हैं। लिविया लगातार टोनी से लॉयर भेजने की मांग करती है। टोनी ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो किसी और को भेज देगा और फोन रख देता है। उसे समझ आ जाता है कि लिविया ने अनजाने में उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। टोनी अभी इस बात से उबर भी नहीं पाता कि तभी उसके घर के सामने FBI एजेंट्स पहुंच जाते हैं। FBI एजेंट हैरिस और बाकी अधिकारी सर्च वारंट लेकर घर के अंदर आते हैं। ये लोग बताते हैं कि उन्हें स्टोलन एयरलाइन टिकट से जुड़े मामले की जांच करनी है। टोनी उनके सामने शांत रहने की कोशिश करता है। एजेंट्स पूरे घर की तलाशी शुरू करते हैं। उसी समय मीडो अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन से पहली बार घर लौटती है। घर के अंदर वो FBI एजेंट्स को देखकर हैरान रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। कैरमेला भी इस पूरे माहौल से परेशान हो जाती है। वो एजेंट से कहती है कि अगले दिन मीडो की ग्रेजुएशन है, लेकिन FBI अपना काम करती रहती है। जांच के दौरान एजेंट्स टोनी को अरेस्ट कर लेते हैं। टोनी बिना कोई विरोध किए उनके साथ चला जाता है। जाते समय वो अपने परिवार की तरफ देखता है। मीडो के चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ दिखाई देते हैं। कैरमेला भी बेबस होकर ये सब कुछ देखती रहती है। FBI टोनी को पूछताछ के लिए ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डायरेक्टर फ्रैंक क्यूबिटोसो से होती है। क्यूबिटोसो उससे एयरलाइन टिकट के बारे में सवाल पूछता है। टोनी किसी भी सवाल का सीधा जवाब
नहीं देता। वो बार बार लॉयर की डिमांड करता है। कुछ समय बाद उसका लॉयर नील मिक वहाँ पर पहुंच जाता है। नील पूरे मामले को संभालता है। वो टोनी की बेल करवाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अगली सुबह टोनी बेल पर रिहा हो जाता है। बाहर निकलते समय भी उसके मन में बिग पुसी की मौत का बोझ बना रहता है, लेकिन वो इस दर्द को अपने चेहरे पर आने नहीं देता। रिहा होने के बाद टोनी अपनी थेरेपी सेशन के लिए डॉक्टर मिल्फी के पास जाता है। वो पहले फूड पॉइजनिंग की बात करता है, फिर अपने अजीब सपनों का जिक्र करता है। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने डॉक्टर मिल्फी के बारे में एक अतरंग सपना देखा था। डॉक्टर मिल्फी बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी बातों को सुनती रहती है। इसके बाद टोनी अपनी माँ लिविया और एयरलाइन टिकट की वजह से हुई गिरफ्तारी पर गुस्सा निकालने लगता है। डॉक्टर मिल्फी ध्यान से उसकी बातें सुनती रहती है। फिर वो टोनी से कहती है कि उसके अंदर सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि गहरा दुख भी छिपा हुआ है। वो समझाती है कि कई बार इंसान अपने दुख को गुस्से के पीछे छिपा देता है। टोनी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मिल्फी समझ जाती है कि टोनी किसी ऐसे नुकसान का शोक मना रहा है जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करना चाहता। सेशन खत्म होने के बाद टोनी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीडो की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। टोनी समय पर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि अब उसे जल्दी ही मेड किया जाएगा। ग्रेजुएशन के दौरान उसकी मुलाकात डेविड स्कैटिनो से होती है। डेविड बताता है कि वो नेवाडा जा रहा है क्योंकि उसकी शादी टूट चुकी है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन शुरू होती है। फैमिली और दोस्तों के बीच खुशियों का माहौल दिखाई देता है। दूसरी तरफ माफिया क्रू अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है। सेलिब्रेशन के बीच टोनी कुछ देर के लिए अकेला खड़ा होकर सिगार जलाता है। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की तरफ जाता है, वही समुद्र जहाँ बिग पुसी की बॉडी हमेशा के लिए डुबा दी गई थी। एपिसोड बिना कुछ कहे यही एहसास छोड़ जाता है कि माफिया की दुनिया में जीत भी कई बार बड़ी कीमत लेकर आती है। और इसी के साथ द सोप्रानो सीजन 2 और एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे सीजन 3 में।